नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। होली की एक बार फिर से शुभकामनाएँ। अ, कुछ जगह होली कल मनाई गई। हम लोग जहाँ हैं वहाँ होली आज मनाई गई है। अ, इसमें मैंने कहा कि आज ज़रा होली है तो बहुत एक ठेठ किसी पार्टी विशेष की या किसी पॉलिटिकल उसकी ना करें। लेकिन एक जनरल बात आज भारत कहाँ खड़ा है और हम लोग किस डिस्कोर्स को कर रहे हैं, ये थोड़ा एज़ एन एवरेज इंडियन जो मुझे लगता है कि हम हमको और हमारा जो समाज है, उस पे थोड़ा इस पे विचार करना चाहिए, उस पे बात कर लें। देखिए, भारत विविधताओं का देश है और शायद यही हमारी ताकत भी है, जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ-साथ दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ आल्सो। और पहले भाषा, संस्कृति ये सब तो हमारे वहाँ बहुत विविध है। थोड़ी हम लोग चुनाव की भी बात कर लें। चुनाव की बात इसलिए कर लें कि एक एक चीज़ कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसको मैं चाहूँगा आपसे आग्रह करूँगा कि उसको मेरी इस दृष्टि से देखें तो कुछ चीज़ें शायद जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे। देखिए भारत में अब तक 17 चुनाव हुए हैं। मैं जब मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ तो मैं लोकसभा आम चुनाव की बात कर रहा हूँ। 17 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। पहले जनरल इलेक्शन कांग्रेस का भाई दबदबा था। देश स्वतंत्र हुआ था, कांग्रेस उस आंदोलन को लीड किया था। तो 52 में जब पहला हमारा जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस के 45% वोट आए थे। अच्छा मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। अगर कहीं पे 0.5 से ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट उससे कर देना और 0.5 से कम है तो नीचे। तो राउंड ऑफ करके आपसे बात कर रहा हूँ। 52, 57 अ, 52 में 45%, 57 में अभी तक किसी एक पार्टी को जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो 48%। 58 57 में 48% वोट कांग्रेस को मिले। 62 में 45, 67 में 41, 71 में 44, 70 अब 71 में 44% वोट मिले कांग्रेस को। उसके बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जनता पार्टी की भी जब सरकार बनी तो उसको वोट मिला था 41%। अ, फिर अ, 7वां चुनाव हुआ 1980 में 7th लोकसभा, कांग्रेस 43। अ, अब फिर 84 में कांग्रेस 47। 89 में जो चुनाव हुआ, जिसमें वीपी सिंह की सरकार बनी जनता दल की, उसमें कांग्रेस को 40% वोट मिले थे, लेकिन अ, जो जनता दल जो जिसने सरकार बनाई और चलाई उसको 18% वोट मिले थे। बाहर से उन्होंने सहयोग लेकर अपना बनाया था, लेकिन जनता दल के वोट 18% थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी विविधता को जरा समझ लीजिए और फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा। हमारा 10वां आम चुनाव 91 का हुआ, कांग्रेस जीती। अ, 36%। ये मैं इसलिए पहले 10 चुनाव को एक साथ रख रहा हूँ 91 चुनाव तक या जो 96 तक था, कि उसके बाद 89 के और 91 के बीच में मंडल कमीशन आ गया था, वो इम्प्लीमेंट हो गया था और 96 से आप मंडल कमीशन का प्रभाव और रीजनल पार्टीज का और उभरना, बैकवर्ड पॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज में आना, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। फिर 96 के चुनाव में कांग्रेस को मिले 29% वोट, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी को मिले 20% वोट, उसने 13 दिन की या 18 दिन की सरकार बनाई और जनता दल उस समय का जो था, उसको मिले 8% और उसमें देवेगौड़ा साहब और आई के गुजराल साहब ने सरकार बनाई, सपोर्टेड बाय कांग्रेस, लेकिन सरकार उन्होंने 8% वोट के साथ बनाई। फिर आई ये 98 का चुनाव। 98 का चुनाव फिर वही 18 महीने की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसमें करगिल भी हुआ। उसमें कांग्रेस को मिले थे 25.82%, बीजेपी को मिले थे 25.59%। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखिए तो उनको कम थे, लेकिन सरकार बनाई बीजेपी ने। फिर उसके बाद 99 का इलेक्शन आया, कांग्रेस को 28%, बीजेपी को 24%। सरकार बीजेपी ने बनाई और 5 साल चलाई। फिर अच्छा, अब ये वो दौर आ गए हैं जब आप आप देखेंगे कि जो सरकार बना रहा है उसके वोट परसेंटेज कम हो गए हैं। 2004 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, सबसे बड़ी पार्टी 27%। 2009 में सरकार बनाई कांग्रेस ने, सबसे बड़ी पार्टी 29%। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ
कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट आल्सो, मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट आल्सो बीजेपी या विपक्ष की कोई पार्टी कांग्रेस से ज्यादा वोट पाके भी सरकार बनाई, दैट इज 31%। एक एक्सेप्शन, जैसा मैंने आपसे कहा, एक एक्सेप्शन वाज 77, जब जनता पार्टी को 41% वोट मिले थे। अच्छा, बीजेपी ने सरकार बनाई 31% के साथ इन 2014। 2019 में बीजेपी ने सरकार बनाई विद 37% के साथ। कांग्रेस 2014 और 2019 में 19% है। अब जो जो बात मैं आपसे इस पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक विविधता देख लीजिए, और ये लोकतंत्र है, और इसीलिए डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल, दूसरों की बात सुनना, बहस सुनना, सदन में एक दूसरे का की बात सुनना का इंपॉर्टेंस क्या है। इन आज 17 चुनाव हो चुके हैं अभी तक। 75 साल की आजादी का सफर हम पूरा पूरा कर चुके हैं, लेकिन 50% से ज्यादा किसी पार्टी के वोट नहीं आए हैं। तो एक लॉजिक जो कहना चाह रहा हूं, एक मेजॉरिटी जो है वो आपके पीछे नहीं खड़ी है। मतलब जो भी रूलिंग पार्टी रही है, इर्रिस्पेक्टिव कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी, जनता दल, आप आप इसको ऐसे देखिए कि आपके साथ मेजॉरिटी वोटर्स नहीं खड़े हैं। और इसीलिए आपको विपक्ष का भी उतना ही ध्यान रखना है अगर आपको एक सक्सेसफुल लोकतंत्र चलाना है। क्योंकि अगर आप सबके, जब जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जब आप मंत्री बन जाते हैं, तो आप सबके हो जाते हैं, आप अपनी पार्टी विशेष के नहीं रहते। और इसके लिए, इसलिए आपका एटीट्यूड उन लोगों के लिए, क्योंकि आप 50% से ज्यादा वोट आपको नहीं मिले हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन मेरे पीछे खड़ी है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी के पीछे नहीं खड़ी। और इसलिए विपक्ष की एक बड़ी अहमियत है, और इसीलिए इस विविधताओं में हमें विपक्ष का, वो कोई भी हो, उसका सम्मान और इंदिरा गांधी ने 75 में विपक्ष का सम्मान नहीं किया, तो उस वजह से इमरजेंसी लगी, और 77 में उन्होंने मुंह की खाई। अब जरा मैं एक और मिथ, मैं कुछ आज बातें ऐसी करूंगा जो मुझे लगता है कि जो चेंज हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक चेंज हुआ। और मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, एक बड़े लीडर, बाकी लीडर ठीक थे, अब वो धीरे धीरे बीजेपी ये कहने लगी कि जैसे, अब अगर कोई बीजेपी की इधर की हिस्ट्री पढ़े तो लगेगा कि सरदार पटेल भाजपा के सदस्य थे, और उन्होंने सारा स्वतंत्रता आंदोलन एज भाजपा। किसी को लगेगा सुभाष चंद्र बोस भारतीय जनता पार्टी के कुछ संस्थापक सदस्य थे, कुछ इस तरह का हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति जिनको हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो उनका नाम हम लोग बहुत आदर से सावरकर लेते थे, वीर सावरकर। और मैं बताऊं, मैं इसको पहले भी कहीं कह चुका हूं किसी चैनल पे, कि अगर मुझसे कोई कहता ना कि देश के पहले 20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिखिए, तो गांधी, पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं सावरकर भी फिट होते, वीर सावरकर। लेकिन फिर ये शुरू हुआ, सावरकर जी ने क्या किया, ये क्या किया। और फिर सावरकर जी की जब पोल पट्टी खुली, ये लगा तब तो एक नॉर्मल बुद्धि ने कहा कि भाई ये कौन व्यक्ति है, इसको हम वीर सावरकर बोलते थे, ये तो अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, ये अंग्रेजों की पेंशन लेते हैं, और तरह तरह की लॉजिक देते हैं कि एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 स्टेप बैकवर्ड 1 स्टेप फॉरवर्ड, और उसको स्ट्रैटेजी की वजह से हमने माफी मांगी और पेंशन। मतलब आप स्ट्रैटेजिशियन बेटर थे, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी तो भगत सिंह माफी मांगते तो अच्छी स्ट्रैटेजी होती। मतलब ये कहाँ की लॉजिक है। लेकिन तो सावरकर साहब का जो एक वीर सावरकर से वो केवल सावरकर साहब रह गए, और उनको अब 20 क्या, अब शायद 200 की भी जो लिस्ट लगेगी उसमें उनका नाम तो नहीं होगा, मेरे मेरे अपने उसमें। अब एक और मैं पहला मैंने चुनाव की बात की, फिर लीडर की बात की, अब मैं एक संगठन की बात कर रहा हूं, आरएसएस। आरएसएस हम लोग बड़े हो रहे थे तो शाखा आखा कहीं लगती थी तो ये लगता था ये कुछ लोग देश सेवा की बात कर रहे हैं, और बहुत समझ में आता नहीं था उस समय की ये विचारधारा नहीं समझ में आती थी। देश सेवा है, चलो ये लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ भगवान, कुछ भारत माता की बात करते हैं। लेकिन जब आप बड़े हुए तो समझ में आया कि अरे भाई, ये तो एक ऐसी संस्था है जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना बैंक अकाउंट है, कुछ नहीं है। और इसका
ऑपरेशन बहुत कुछ गिरोह की तरह है, क्योंकि हश-हश है। आप कोई संस्था नहीं बनाएँगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। बार-बार आप कहेंगे पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और पॉलिटिक्स में आपके ही सारे लोग आएँगे। दूसरा, ये भी समझ में आया कि ये कोई भारतीयता की संस्था नहीं है। ये एक ब्राह्मणवादी संस्था है और उसमें भी जब अब समझ में आ रहा है, जो ब्राह्मण है वो भी इसको रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं ये चित पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र की एक जगह के, ये उनकी संस्था है। वही लोग कंट्रोल करेंगे, वही लोग चलाएँगे, वही लोग बताएँगे, वही लोग ये करेंगे, ये उनकी संस्था है। ये संस्था एंटी दलित है। इस देश के जो वंचित वर्ग है उसके अगेंस्ट है। इस संस्था में कोई भी दलित हायर की चढ़ के उनके सर्वोच्च पदों पे नहीं पहुंच सकता है। और चौथी बात, ये एंटी वुमन है। ये महिलाओं के प्रति इसका खराब रुख है, क्योंकि ये अपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, उनको राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेविका समिति कहता है। मतलब महिलाओं के प्रति इनके वो है, और इनके उस पूरे उसमें कहीं आप महिलाओं को नहीं देखेंगे, इनका जो जो भी संचालन कर रहा है। दूसरा, आरएसएस के बारे में थोड़ी आंख खुली। तीसरा एक बात और मैं कहूंगा, भाषा का। जब जब बड़े हो रहे थे तो लगता था कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये बहुत लगता था हिंदी ही भाषा है, और अंग्रेजों ने बहुत गलत किया और अंग्रेजी को बाहर निकालो, और 67 का आंदोलन, हिंदी आंदोलन थोड़ा-थोड़ा मन में था। तो ये था कि अरे भाई ये कैसा आंदोलन, हिंदी को होना चाहिए। फिर समझ में आया भारतीय भाषा, फिर समझ में आया राष्ट्रभाषा, और फिर ये भी समझ में आया कि हिंदी और संस्कृत 2 अलग भाषाएँ हैं। हम लोग उसको संस्कृत को हम लोग हिंदी मानने लगते हैं। और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, संस्कृत और अगर ओल्डेस्ट है तो तमिल भाषा भी प्राचीनतम है। और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि इसमें से कौन ज़्यादा प्राचीन है। अब थोड़ी देर के लिए एक और बात कह लूँ, हिंदी को तो छोड़ दीजिए, जो उत्तर के एक हिंदी पट्टी है उसमें बोली जाती है। हिंदी के बाद की जो 4 भारतीय भाषाएँ, मैं सिर्फ 4 ही को पकड़ रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बोली जाती है। और ये मैंने मेरे पास डेटा 2011 के सेंसस का है, उसको मैंने उसमें 15% का इजाफा कर लिया है, क्योंकि 2011 में 121 करोड़ लोग थे। अब मोटे तौर पे 140 करोड़ है, करीब 15% का इजाफा हुआ है। तो मैंने इन भाषाओं को भी 15% का इजाफा करके मैं जो डेटा आपसे कर रहा हूँ, ये 2011 के सेंसस में 15% जोड़ के का। बंगाली करीब बोली जाती है 11 करोड़ लोगों के द्वारा, मराठी 9.5 करोड़ के द्वारा, तेलुगु 9.5 करोड़ के द्वारा, और तमिल 8 करोड़ लोगों के द्वारा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे 5 जो भारतीय भाषाओं में जो 5वें नंबर की बोले जाने वाली भाषा तमिल है, 8 करोड़ लोगों से ज़्यादा। दुनिया में जो 16, 17, 18, 19 नंबर के देश हैं, वो करीब उनकी पॉपुलेशन ही 8 करोड़ है, टोटल देश की पॉपुलेशन। कांगो, टर्की, ईरान, जर्मनी, ये सब 8-8 करोड़ के देश हैं। हमारे यहाँ केवल एक स्टेट तमिलनाडु, जो हमारा भाषा के हिसाब से 5वां स्टेट है, उसमें 8 करोड़ लोग तमिल बोलने वाले हैं, और वहां पे 16वां देश जो है दुनिया का, उसकी पॉपुलेशन 8 करोड़ खुल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल 11 करोड़, 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ और 8 करोड़, ये जोड़ लीजिए तो 38 करोड़ होता है। इस हिंदी की भी बात ही नहीं कर रहा हूं। दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे यूएसए आता है। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़, 33 करोड़। हमारे यहाँ 4 भाषाएं सिर्फ है ना, यहाँ पे 38 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। तो अगर ये 4 भाषाएं का एक ब्रैकेट हो जाए, तो ये दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा। अब मैं चलते-चलते एक बात और इसलिए कह दूं, क्योंकि जो जिसपे हम सब लोगों को, ये सब हमारे लिए फख्र की बात, हमारे पास इतनी विविधता है, लेकिन एक विविधता जिसमें जो चिंता की बात है, और जहां पे नेतृत्व, देश का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी देखना है, जो पढ़े लिखे लोग अपने को सो कॉल्ड पढ़े लिखे कहते हैं उनको भी देखना है, और जो किसी भी तरह के सामाजिक बदलाव की तरफ काम कर रहे हैं उनको भी देखना है। वो एक छोटे समय, मैं पर कैपिटा इनकम की बात करता हूँ। मेरे पास 2020 के आंकड़े हैं।
2023 का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो अलग-अलग 2020 के आंकड़े के हिसाब से इंडिया में पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय $1,901 $। तो यूएस डॉलर इसलिए कह रहा हूँ आपको समझना थोड़ा आसान। पर व्यक्ति आय $1,901 $। और एक अच्छा अमेरिका की उस समय की पर कैपिटा इनकम $64,210 $। मोटे तौर पे 30 गुना ज्यादा, बहुत आगे है। हम 1901, वो 64,210 $। ये 2020 के आंकड़े। अब जो बात ज्यादा हमें ये नहीं तय करता है कि हमारी इतनी कम उनकी, हमें जो चीज डिस्टर्ब करती है और हमको और आपको जो चीज डिस्टर्ब करनी चाहिए वो ये है कि भारत का जो जो राज्य जिसकी पर कैपिटा सबसे ज्यादा इनकम हिंदुस्तान में है वो है गोवा। और ये 2020 के हिसाब से बोल रहा हूँ, 5,821 $5,821 पर व्यक्ति। और जो सबसे गरीब है या जिसमें सबसे गुर्बत है वो राज्य बिहार है, $588। गोवा हमारे यहाँ का एक राज्य जो सबसे ऊपर है, $5,821, बिहार 588, 10 गुने का फर्क। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका जैसा देश जो है, जो सबसे वेल्दीएस्ट स्टेट इन दी प्लैनेट, मतलब इन द वर्ल्ड, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, उनके पास 50 स्टेट उनके पास भी है। उनका जो डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है उसकी पर कैपिटा इनकम 2020 की, ये सब मैं बातें कर रहा हूँ, $89,735 $89,735 पर व्यक्ति। और जो उनकी सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाले सीढ़ी पे खड़ा हुआ जो स्टेट है, मिसिसिपी, 42,716, करीब करीब दुगना। हमारे यहाँ फर्क 10 गुने का, बिहार और गोवा में फर्क 10 गुने इनकम का, अमेरिका जैसे समृद्ध देश में फर्क दुगने का। और शायद यही एक चीज है जिसपे इस देश के नेतृत्व को देखना है, हमको और आपको देखना है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो पूरा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो वो जो आपको मैं अभी उस पे मैं नहीं बात चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये फूड फॉर थॉट है उन सब लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं कि इस असमानता को, इस इनइक्वालिटी को कैसे दूर करना है, कैसे देश को समृद्ध बनाना है, जिससे देश में ऐसी स्टेट जहां पे जो थोड़ा कम पैसे हो और सबसे बड़ी स्टेट जहां ज्यादा पैसे हो में इतना फर्क ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच।